हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो चार्टर अधिनियम 1853 है। जितने भी चार्टर आए थे अब तक उनमें सबसे लास्ट में 1853 है। इसके बाद जो चार्टर्स थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाले चार्टर्स नहीं समझे तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से सारे जो अधिनियम हैं अब तक के वो पढ़ लीजिए। ये जो कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ से आप हमारी पीडीएफ पा सकते हैं और ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तब भी आप हमारे जो है जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज हम समझने वाले हैं इस पैकेज में, कंप्लीट पैकेज में, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर जो है 20 साल पे आ रहे थे और 20 साल से पहले 1813 का चार्टर हो चुका है, 1833 का भी चार्टर कंप्लीट हो चुका है और आज 1853 का चार्टर पढ़ेंगे। और चार्टर की सीरीज में ये सबसे अंतिम चार्टर है। इसके बाद चार्टर आना बंद हो जाएंगे। तो क्या क्या समझने वाले हम पहले कंप्लीट करेंगे पृष्ठभूमि, फिर प्रावधान, फिर महत्व, कमियां और पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे और मेंस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन हम देंगे जो आपको लिखने हैं। ये कंप्लीट पैकेज रहेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो शुरू करते हैं आज का चार्टर अधिनियम 1853। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम था। ब्रिटिश संसद का मतलब आप फिर यहाँ समझ लीजिए जो लंदन में था, जो अंग्रेज थे उनकी संसद के द्वारा, न कि भारत में नई दिल्ली में जो संसद है उसके द्वारा, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने वाली श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है 1853 अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीय विधायी प्रणाली पर अपने प्रभाव और अधिक संरचित नौकरशाही की ओर क्रमिक बदलाव के लिए उल्लेखनीय है। यानी कि इसका की पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए। आप समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड के बारे में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर अधिनियम था। 1853 तक कंपनी की प्रशासनिक विफलताएं, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, राजस्व संकट स्पष्ट हो चुके थे। हालांकि अगर हम बात करें 1773 का जो एक्ट आया था वो भी भ्रष्टाचार की ही वजह से आया था, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ ही नहीं। अभी भी भ्रष्टाचार है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लंदन में राजनीतिक दबाव था कि भारत में प्रशासनिक सुधार और शक्ति विभाजन किया जाए। ब्रिटेन में सिविल सर्विस रिफॉर्म की मांग बढ़ रही थी। शिक्षा विधि प्रशासन शिक्षा विधि प्रशासन सभी क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। यहाँ मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ। एक लॉ कमीशन का गठन हुआ था जो बहुत महत्वपूर्ण है, लॉ कमीशन, और उसके अध्यक्ष कौन थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी संदर्भ में 1853 का चार्टर अधिनियम आया जिसने आगे चलकर 1857 के विद्रोह और फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि जो 1853 तक चार्टर आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे और अब जो 1858 में 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आएगा वो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ये आपका बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब समझते हैं उसके मुख्य प्रावधान यानी कि प्रोविजंस क्या थे। विधायी परिषद का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब क्या क्या था? गवर्नर जनरल काउंसिल को विधायी और कार्यकारी भागों में विभाजित किया गया। 6 नए विधान सदस्य नियुक्त किए गए। कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे आप स्टार लगा लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीपीएससी आयोग द्वारा। पहली बार आधुनिक संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी। संसदीय प्रणाली, ये देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, आधुनिक संसदीय प्रणाली पहली बार नींव पड़ी। विधायी परिषद बहुविषयक मल्टी मेंबर बनी। परिषद में बहस, तर्क और मतदान का प्रावधान जोड़ा गया। पहली बार इस चार्टर एक्ट में जोड़ा गया 1853 के चार्टर एक्ट में।
भारतीय सिविल सेवा के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। यह 1853 अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहली बार कहा गया कि सिविल सेवकों की भर्ती मेरिट यानी कि प्रतियोगी परीक्षा से होगी। यह परीक्षा लंदन में होनी थी, जिससे भारतीयों की भागीदारी सीमित रही। सीमित क्यों रही? क्योंकि वहाँ लंदन सभी लोग नहीं जा पाते थे। बाद में 1854 की मैकाले कमेटी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। पहली बार कंपनी का चार्टर समय सीमा के बिना नवीनीकृत हुआ। स्पष्ट संकेत। अब देखो, ये जो 2 लाइन हैं आपके प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट में ही के एक्ट के बाद में 1854 की मैकाले कमेटी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया और पहली बार कंपनी का चार्टर समय सीमा के बिना नवीनीकृत हुआ। स्पष्ट संकेत। कंपनी का व्यापार और सत्ता धीरे धीरे समाप्त की जाएगी। सत्ता भी समाप्त कर दी जाएगी और व्यापार भी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम समाप्त कर दिया जाएगा। फिर क्या नाम आ जाएगा? ब्रिटिशर्स का आ जाएगा। तो हम 1947 में ही आज़ाद हुए हैं। आज़ाद हम 1853 में नहीं हुए, तो ये ध्यान रखना है आपको। अधिनियम का महत्व समझ लेते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस। भारतीय प्रशासन में शक्ति विभाजन की शुरुआत हुई। अभी तक क्या हो रहा था? सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। तो 1853 में शक्ति विभाजन की शुरुआत हुई। आधुनिक विधायी संरचना का जन्म माना जाता है और आईसीएस जैसी प्रतियोगी नौकरियों की नींव रखी गई। आईसीएस कहते थे पहले, अभी इसको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण अधिक मजबूत हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद जो बदलाव हुए उनकी भूमि इसी अधिनियम ने तैयार की। देखो, 1857 के विद्रोह लिखा गया है उन किताबों में, लेकिन ये 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की, इसके ड्रॉबैक जान लेते हैं। सिविल सेवा परीक्षा लंदन में होने के कारण भारतीयों के लिए लगभग असंभव था। वहाँ पहुँचना बहुत कम लोग पहुँच पा रहे थे। भारतीयों की शक्तियाँ बढ़ी, लेकिन जनप्रतिनिधि अब भी शामिल नहीं थे। कंपनी का नियंत्रण अभी भी जारी रहा। पूर्ण सुधार नहीं हुए। भारतीयों की न्याय और प्रशासन में भागीदारी न्यूनतम रही। आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये कंप्लीट पैकेज एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, न तो आपका इसमें से प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा और ना ही आप मेंस में ऐसा कोई टॉपिक बनेगा जो इससे रिलेटेड हो और आप लिख न पाएँ। आपको लिखने के लिए भी कंप्लीट ये मिल जा रहा है। अब समझ लेते हैं परीक्षा के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि इस पूरी क्लास का जो सार है उसकी बात करते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर अधिनियम था। सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षा का विचार पहली बार विधायी परिषद यानी कि कार्यकारी प्लस विधायी के रूप में विभाजित हुई। कंपनी का चार्टर टाइम लिमिट के बिना नवीनीकृत किया गया। आधुनिक भारतीय प्रशासनिक तंत्र का आधार दिया गया और 1854 मैकाले कमेटी इसी अधिनियम का परिणाम थी। आपको यह एक लाइन में समझा देता हूँ। कंपनी का चार्टर टाइम लिमिट के बिना नवीनीकृत किया गया। टाइम लिमिट का मतलब पहले कहते थे 1813 से बताता हूँ कि अगला चार्टर 20 साल के लिए, फिर 1833 में फिर 20 साल के लिए, फिर 1853 में ऐसा नहीं कहा कि 20 साल के लिए हम ऐसा देते हैं। तो ये टाइम लिमिट यहाँ निर्धारित नहीं की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चंस की जो आपको लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम 1 पेज का आंसर लिखना है आपको। अगर आप फ्लो चार्ट बना सकें, फ्लो चार्ट अगर बना सकें तो ऐड कीजिए अपने आंसर में। 1 से 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएँगे। वीडियो कंप्लीट हो उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमारा जो चैनल है वो प्री मैच्योर चैनल है, तो आप हमें
सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आप हमें लिख के और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। क्वेश्चन है 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था? ये आपको लिखना है। 1853 के चार्टर अधिनियम के दोष क्या थे? ये आपको लिखना है। चार्टर अधिनियम 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपको लिखना है। और चार्टर अधिनियम से आप क्या समझते हैं? ये आपको लिखना है। देखो प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे। आपको कहीं पे भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी बोले तो अनिल सर, एकदम कंप्लीट समझ लीजिए। जाने से पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देख लिए तो उनको देख लीजिए। इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1813 का, 1833 का, 1853 का। अब भारत शासन अधिनियम आएँगे 1857 की क्रांति के बाद 1858 वाले, और वो भी हम आपको पूरा कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का पूरा कंप्लीट आपको देने वाले हैं। ये पीडीएफ का लिंक है, आप ये टेलीग्राम चैनल जॉइन करके डाउनलोड कर लीजिए और आपका छोटा-सा सहयोग, आपका साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।